हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो था प्रोनाउन। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर टेकिंग सच अ लॉन्ग ब्रेक, पर आप सब लोग समझते होंगे कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी एक ब्रेक लेना पड़ता है। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। लेकिन आज वापस से आपको अपना पूरा अटेंशन देकर ये क्लास अटेंड करनी है ताकि आज की क्लास में जितना भी समझाया जाए वो सब आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने उस असाइनमेंट से जो लास्ट क्लास में आपको करने को दिया था मैंने। ओके, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हर वॉज डूइंग होमवर्क। ठीक है, अब सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि वो अपना होमवर्क कर रही है। अब ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे? अब मान लो कि दो दोस्त आपस में किसी तीसरी दोस्त के बारे में बात कर रही हैं और उस तीसरी दोस्त का मान लो नाम रानी है। ठीक है, तो रानी अगर नाम है और वो दोनों ही जानती हैं कि वो अपनी तीसरी दोस्त के बारे में बात कर रही है, तो बजाय कि ये बोलने के रानी होमवर्क कर रही है, उसने बोल दिया कि वो होमवर्क कर रही है। बात तो सेम ही हुई ना। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में जो रानी है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पर अगर हम कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं इंग्लिश में तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता तो यहाँ पे शी आता, लेकिन शी जो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे तो हर लिखा है, तो हम हर जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको रिप्लेस कर देंगे शी से और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, योर आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे ही इस सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना होगा, तो योर की जगह यू आएगा। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट, दे विल डू ऑल द रिहर्सल आवरसेल्फ। इस सेंटेंस में जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है वो गलत है, क्योंकि आवरसेल्फ का यूज तब होगा जब सब्जेक्ट वी होगा। ओके, पर क्योंकि सब्जेक्ट दे है तो देमसेल्फ का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव बिन हिज स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इनका स्टूडेंट काफी लंबे समय के लिए रह चुका हूँ। अब यहाँ जिस टीचर की बात हो रही है ना सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट है, तो अगर प्रोनाउन आएगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा, पर ही तो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ही को हमें रिप्लेस करना होगा हिज से। तो जो सेंटेंस है वो बन जाएगा आई हैव बिन हिज स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सेंटेंस एकदम ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट डू ऑल दिस वर्क ऑन योर सेल्फ ओन। ठीक है, तुम्हें यह सारा काम खुद से करना है। अभी जो सेंटेंस है ना, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। ओके, पहला तरीका होता कि हम ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हुए केवल योरसेल्फ का यूज कर लेते, पर क्योंकि हमने यहाँ ओन OWN ओन का यूज किया है और ओन का मतलब ही स्वयं होता है, इसीलिए हम यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दोबारा से यूज नहीं करेंगे और योरसेल्फ की जगह योर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, हु गोइंग इज विद यू। सेंटेंस का मतलब है तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। अब यहाँ पर जो WHO हु है, जो कि एक WH वर्ड है, उसका यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब एक एडवर्ब की तरह हुआ है ना। तो अब एडवर्ब की तरह अगर उसका यूज हुआ है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का ही आना कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और गोइंग बाद में आएगा। हु इज गोइंग विद यू वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पेन विच हैड आई इज नॉट योर्स। मेरे पास जो पेन था वो तुम्हारा नहीं था। अब यहाँ जो विच है, जो कि एक WH वर्ड है, उसका यूज कंजंक्शन की तरह हुआ है, और क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो सही सेंटेंस क्या होगा? द पेन विच आई हैड इज नॉट योर्स। ओके, तो ये थे असाइनमेंट के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आज के लेक्चर पर। सो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और अब क्योंकि यह ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें रूल्स पढ़ने हैं, और रूल्स ही ऐसे हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आते हैं। ठीक है, यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो हमें इन्हीं रूल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है अपने दिमाग में कि रूल यही कहता है। ओके, तो रूल नंबर 1 पे आते हैं। Subjective pronouns are always used in place of the subject of a sentence. Subjective pronoun का यूज हमेशा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर ही हो सकता है। अब ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, लेकिन अब इस रूल के सारे एग्जाम्पल्स हम अच्छे से देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, हर इज अ ग्रेसफुल डांसर। हर तो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हर को हमें किससे रिप्लेस करना होगा? शी से, क्योंकि शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह पर वही आ सकता है। शी इज अ ग्रेसफुल डांसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर्स लुक ब्यूटिफुल। ऐसे ही योर्स की जगह क्या आ जाएगा? यू लुक ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, हिम इज अपसेट विद यू। हिम की जगह क्या आ जाएगा? ही इज अपसेट विद यू। नेक्स्ट, देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। देम की जगह क्या आ जाएगा? दे आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट, योरसेल्फ आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। योरसेल्फ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना है, तो यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर।
ओके, while comparing subjective cases used, जब भी हमें दो चीजों में कंपैरिजन करना हो या फिर तुलना करनी हो तो हमें सब्जेक्टिव केस का या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना होता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, अविनाश इज टॉलर देन मी। सेंटेंस बोल रहा है कि अविनाश मुझसे लंबा है। अब यहाँ तो हम तुलना कर रहे हैं, और जब तुलना करनी हो तब हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या होगा, अविनाश इज टॉलर देन आई। ओके, नेक्स्ट, रजत इज मोर हैंडसम देन हिम। रजत उससे ज्यादा हैंडसम है। उसको इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है, रजत इज मोर हैंडसम देन ही। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस को और भी बेटर तरीके से लिखना है तो जो हेल्पिंग वर्ब रजत के साथ आई है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब पहले नाम के साथ आई है, वही हम सेकेंड प्रोनाउन के साथ भी लगा देंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ भी। ठीक है, तो सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रजत इज मोर हैंडसम देन ही इज। ओके, नेक्स्ट, काव्या इज मोर इंटेलिजेंट देन देम। तो देम की जगह क्या आएगा, दे। काव्या इज मोर इंटेलिजेंट देन दे, और बेटर क्या होगा, काव्या इज मोर इंटेलिजेंट देन दे आर। ठीक है, दे आर। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस आफ्टर वर्ब इफ देयर इज अ प्रोनाउन देन सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। रूल नंबर 3 बोलता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जहां ये मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता, मतलब कोई कंडीशन लगी हो और उस सेंटेंस में जो वर्ब प्रेजेंट होगा उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा। और ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इफ से होती है। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जांपल्स पर। इफ आई वर हर आई वुड गिव अप। अगर मैं वो होती तो मैं गिव अप कर चुकी होती। अब यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, तो हर की जगह पर क्या आएगा, शी आएगा। इफ आई वर शी आई वुड गिव अप। नेक्स्ट, इफ यू वर मी व्हाट वुड यू डू। ऐसे यहाँ पर भी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होना है, तो क्या आएगा, इफ यू वर आई व्हाट वुड यू डू। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद, अगर एक सेंटेंस शुरू होता है कैसे फ्रेजेस से, ऐसे, इट इज, इट वाज, इज इट, वाज इट, then subjective pronoun is used after that. अगर एक सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज से यूज होता है, कौन कौन सी फ्रेजेस, इट इज, इट वाज, इज इट, वाज इट, ठीक है, इन चारों में से किसी भी फ्रेज से शुरू होता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा। ओके, उसके बाद कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। इट इज मी हु केम येस्टरडे। अब इट इज का हो रहा है पहले, इट इज से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की, तो इट इज के बाद हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना होगा। तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इट इज आई हु केम येस्टरडे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इट वाज देम हु सेव्ड अस। तो देम की जगह क्या आ जाएगा, इट वाज दे हु सेव्ड अस। नेक्स्ट, इट इज हर हु गेव योर मनी। हर नहीं आएगा, क्यों, हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ पे क्या आएगा, इट इज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इट इज शी हु गेव योर मनी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल है, इसको पढ़ने से पहले हम ना एक रूल को समझेंगे। ठीक है, वो रूल ये बोलता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज्ड आफ्टर क्लॉज इज एक्चुअली रिटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिटन बिफोर इट। ध्यान से पढ़िएगा, verb or helping verb used after clause is actually written according to the subject written before it. ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्लॉज के बाद लिखी जाती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। मतलब इट इज, इट वाज वाली फ्रेज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो ये हु और WH वर्ड जो बेसिकली क्लॉज की स्टार्टिंग करते हैं, या फिर दैट जो क्लॉज की स्टार्टिंग करता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट वाला एग्जांपल अब पढ़ेंगे, इट इज मी हु इज टू ब्लेम। अब पहले तो मी को आई से रिप्लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इट इज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना है तो इट इज आई आ जाएगा, राइट। अब हमें पता है कि आई के साथ हमेशा ही एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर जो हु है, WHO हु लिखा हुआ है, इट इज आई हु क्लॉज की स्टार्टिंग दिखा रहा है, और हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है इज, तो इज को हटा के हम क्या कर देंगे, एम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 पर, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। अब मानो एक सेंटेंस हमें लिखना है जिसमें हम अपनी भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और अपने सामने वाले की भी बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, खुद को लिखेंगे, सामने वाले को लिखेंगे, या उस तीसरे को लिखेंगे। तो अब हमारा रूल क्या बोलता है, if the sentence is positive the order of pronoun will be you, he and
I, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक पॉजिटिव नेचर का सेंटेंस है, तो प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा रहेगा? पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर एग्जाम। अब इसका मतलब है कि तुमको, उसको और मुझको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। तो ऑर्डर क्या दिया हुआ है इसमें? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब यहाँ पर इसमें सेकंड पर्सन की बात ही नहीं कर रखी है, तो लेकिन ऑर्डर सेम ही रहेगा, पहले थर्ड पर्सन आया फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, उसने और मैंने हमारा काम खत्म कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है क्योंकि सॉरी फर्स्ट पर्सन नहीं है क्योंकि, तो ऑर्डर वही रहेगा, सेकंड और थर्ड आएगा पहले, बाद में पहले सेकंड फिर थर्ड। तो यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। लेकिन अब आते हैं केस नंबर 2 पर। But if the sentence is negative, the order of pronouns will be I, you and he. लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव नेचर का सेंटेंस है, अगर सेंटेंस एक नेगेटिव नेचर का सेंटेंस है, तो प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा रहता है? पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। इसको याद रखने का इजी फंडा बताऊं, मतलब अगर हमें किसी की तारीफ करनी है, अगर हम कुछ पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, तो हम पहले सामने वाले की बात करेंगे, फिर जो यहाँ पर नहीं है तीसरा इंसान, उसकी बात करेंगे और फिर अपने आप को रखेंगे। मतलब मॉडेस्ट रहेंगे और अपने आप को सबसे लास्ट में रखेंगे, पहले सामने वाले को रख देंगे, फिर तीसरे को रख देंगे और लास्ट में खुद को। लेकिन वहीं अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस, मान लो किसी की कंप्लेन करनी है या कोई गलत काम कर दिया है, कोई नेगेटिव नेचर का सेंटेंस बोलना है, तो पहले हम खुद को रखेंगे, फिर सामने वाले को रखेंगे, फिर तीसरे को रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? नेगेटिव में पहले सबसे आगे खुद रहेंगे, पॉजिटिव में सबसे पीछे खुद रहेंगे। ओके ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। I, you and she have made a blunder, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो सेंटेंस एक नेगेटिव नेचर का सेंटेंस है, इसमें एक ब्लंडर हो गया है, उसकी बात बताई जा रही है सेंटेंस में। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है यानी कि मैं, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। अब इसमें भी क्योंकि नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव नेचर का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर भी पहले यू दैट इज सेकंड पर्सन आया और फिर थर्ड पर्सन आया। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड केस पर। एंड इफ वी, WE is given, then the order of pronoun will be we, you and he, whether the sentence is positive or negative. तो यहाँ थर्ड केस क्या बोलता है कि अगर मैं की जगह हम दे रखा है सेंटेंस में, मतलब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा हूँ, हम की बात कर रहा हूँ, भले ही सेंटेंस जो का नेचर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो कैसा रहेगा कि पहले वी आएगा, फिर यू आएगा और फिर ही या शी आएगा, ठीक है। पहले हम सब की बात होगी, फिर सामने वाले की और फिर तीसरे की, ठीक है। तो भले ही सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का हो या नेगेटिव नेचर का हो, ऑर्डर सेम रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। वी, यू एंड हिमांशी आर गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, लेकिन ऑर्डर क्या है? वी, यू एंड थर्ड पर्सन वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी एंड रानी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द क्लासरूम। अब इस सेंटेंस का नेचर कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। हमें पढ़ के पता चल रहा है आराम से कि नेगेटिव नेचर का सेंटेंस है, लेकिन जो ऑर्डर है प्रोनाउन का वो वही सेम है, वी एंड रानी, पहले वी और फिर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पर। अब ऑब्जेक्टिव केस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और रूल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस, देन इट इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना होता है, तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अगर एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करना होगा तो हम किससे रिप्लेस करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही रिप्लेस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। देयर वाज सो मच ट्रैफिक दैट इट टुक आई एन आवर टू गेट होम। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग गया। अब इस सेंटेंस में ये जो मुझे है ना, वो अगर हम ध्यान से देखें वर्ब के बाद आया है, राइट। वर्ब कौन सी है? टुक, ठीक है।
वर्ब कौन सी है? टुक। तो टुक के बाद आया है, और टुक के बाद आया तो एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई तो सब्जेक्टिव हो जाता है, तो आई को हटाकर हमें क्या लिखना होगा? मी लिखना होगा। देन देयर वाज सो मच ट्रैफिक दैट इट टुक मी एन आवर टू गेट होम, ये सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, रमेश इज बीइंग टॉट बाय शी। अब यहाँ टॉट के बाद जो शी है वो नहीं आएगा, उसकी जगह हर आएगा। रमेश इज बीइंग टॉट बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर वी सुपर हीरो। अब इस सेंटेंस में जो वो बोलना चाह रहा है वो ये है कि आप हमारे सुपर हीरो हो, लेकिन हमारे को इंग्लिश में वी लिखा हुआ है, बट उसे हमें रिप्लेस करना होगा आवर से, ठीक है। तो सेंटेंस होगा यू आर आवर सुपर हीरो, राइट। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, लाइक एंड इवन आफ्टर prepositions, जो प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, लाइक और यहाँ तक कि जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद भी प्रोनाउन जो यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस में वाला ही होगा। मतलब जो प्रोनाउन यूज होगा इसके बाद वो कौन सा प्रोनाउन होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। किसके इसके बाद? लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, लाइक एंड इवन आफ्टर प्रीपोजिशंस। इन सब वर्ड्स के बाद आपको ध्यान रखना है और याद रखने हैं वर्ड के लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट और लाइक, और इसके अलावा प्रीपोजिशंस के बाद भी अगर कोई प्रोनाउन यूज हो सकता है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल पे आते हैं, लेट यू एंड आई डू इट। अब यहाँ पे जो यू है ना, यू तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और सब्जेक्टिव भी है, दोनों ही है, तो यू तो ठीक है, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट। तो इसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा? मी लिखना पड़ेगा। लेट यू एंड मी डू इट, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड ही। अब यहाँ पर देखें तो ही भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। इट इज बिटवीन यू एंड हिम, क्योंकि बिटवीन आया हुआ है, राइट। तो दोनों जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। ही लव्ड एट आई। अब यहाँ पर क्या है? एट एक प्रीपोजिशन है, एट के बाद किसका यूज करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, लेकिन यूज किसका हुआ है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो आई को हटा के क्या लिखना है? मी। ही लव्ड एट मी, ओके। नेक्स्ट, everyone attended the party except he। अब except का यूज किया है यहाँ पर, तो except के बाद he, मतलब एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा? him आएगा। everyone attended the party except him, ओके। अब आते हैं possessive केस पर। अभी जो possessive केस है ना, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला है possessive adjective और दूसरा है possessive pronoun, ओके। तो possessive adjective के अंदर जो my है वो possessive pronoun के अंदर mine हो जाता है। जो possessive adjective के अंदर our है वो possessive pronoun के अंदर ours हो जाता है। ऐसे ही इसके अंदर जो your है वो उसके अंदर yours हो जाता है। जो her है वो यहाँ hers हो जाएगा। his दोनों जगह सेम रहेगा, their theirs हो जाएगा, और ऐसे ही its दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। possessive adjective can be used before noun। मतलब possessive adjective का यूज कब होगा? नाउन से पहले होगा। कब होगा possessive adjective का यूज? नाउन से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई बुक। यहाँ पे बुक नाउन है और नाउन से पहले हमें किसका यूज करना है? possessive adjective का, तो my का यूज हो रहा है, ओके। बट possessive pronoun कैन नॉट बी यूज बिफोर नाउन। लेकिन possessive pronoun का यूज नाउन से पहले नहीं हो सकता। जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि नाउन से पहले अगर यूज होगा तो possessive adjective का यूज होगा, possessive pronoun का यूज नहीं होगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें, दिस इज माइन बुक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक तो एक नाउन है और बुक से पहले किसका यूज करना था? possessive adjective का करना था, लेकिन माइन तो possessive pronoun है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। हमारा स्कूल 4 दिनों के लिए बंद था। यहाँ जो स्कूल है वो नाउन है, और ये बताने के लिए कि ये हमारा है, हमें आवर यानी कि एक possessive adjective का यूज करना है। और आवर स्कूल अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम possessive pronoun का यूज नाउन से पहले नहीं कर सकते, ओके। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। Once the noun is given, it should not be mentioned again in the sentence. Instead, a possessive pronoun should be used in its place. आराम से समझते हैं, अगर हम नाउन को
अगर हम एक नाउन को ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा उसी को मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आई बात? अगर हम नाउन का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर हम नाउन को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं सेंटेंस में, तो हम दोबारा नाउन को नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह सिंपली पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बुक इज माई बुक। अब यहाँ जो बुक है मतलब जो नाउन है, क्योंकि एक बार पहले ही लिख दिया है तो दोबारा से हम इसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे। मतलब माय बुक मतलब दोबारा नाउन रिपीट हो रहा है तो वो नहीं करेंगे, बल्कि माय बुक बोलने की जगह पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट इज माइन का यूज करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन माय की जगह कौन सा है? माइन है। तो दिस बुक इज माइन। तो अगर हम मैथमेटिकली या ऐसे कुछ कैलकुलेटिवली इसकी बात करें तो क्या हो गया कि माय प्लस बुक इज इक्वल्स टू माइन, मतलब possessive adjective plus noun is equals to possessive pronoun। समझ में आ गया? मतलब अगर हमें माइन लिखना है माय तो वो किसकी जगह आ सकता है? माय प्लस बुक। माय प्लस बुक जो हम लिख रहे थे उसकी जगह हटाकर हम माइन लिख सकते हैं। ऐसे अगर आवर प्लस बुक या आवर प्लस स्कूल आ रहा हो तो हम उसकी जगह उठाकर आवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके, लेकिन ये पॉइंट जरूर समझना, तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी अगर नहीं समझ आया होगा किसी को। ओके, अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पर। Possessive pronoun are also used as a subject of the given verb in a sentence। Possessive pronoun का यूज सेंटेंस में एक जो वर्ब दी हुई है उसके सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। Yours is a new car। यहाँ जो इज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके सब्जेक्ट के रूप में योर्स जो कि एक पोजेसिव प्रोनाउन है उसका यूज हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है और योर्स की जगह सिर्फ योर का यूज क्यों नहीं हो सकता? इसका आंसर हमें अपने पिछले रूल से मिल जाएगा। अब या तो हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं योर कार इज अ न्यू कार। ठीक है, अब यहाँ पे भी नाउन दो बार रिपीट हो जाता, कार 2 बार रिपीट हो जाता, राइट? तो उसकी जगह हमने क्या किया, योर कार की जगह पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लिया, योर्स। इससे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट भी मिल गया और दोबारा नाउन का रिपीटेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो योर्स इज अ न्यू कार। समझ में आ गया? तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे हुआ? हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल है, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये लिखने की बजाय हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस हम क्या लिख देंगे, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, देयर्स वाज अ लवली शो, आवर्स वाज द बेस्ट स्कूल। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, मानो हर्स का यूज ना करके सिर्फ हर का यूज कर रहे हैं, तो हमें नाउन का यूज भी करना पड़ेगा दोबारा। हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है? नाउन से पहले होता है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 4 पर। बिफोर gerund, that is verb plus ing, possessive adjective is used। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है कि gerund से पहले, gerund क्या होती है? वर्ब उसके और उसकी ing फॉर्म, वर्ब की ing फॉर्म को हम gerund बोलते हैं। तो gerund से पहले possessive adjective का यूज होता है। किसका यूज होता है gerund से पहले? possessive adjective का यूज होता है। ओके, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। माई फादर डिड नॉट लाइक मी अटेंडिंग द पार्टी। अब यहाँ पे जो अटेंड है वो वर्ब है और उसकी आईएनजी फॉर्म दैट इज अटेंडिंग दी हुई है। ठीक है, तो अटेंडिंग से पहले हमें किसका यूज करना था? पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना था, लेकिन यहाँ पे तो मी का यूज कर रखा है। मी तो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? माई लिखना पड़ेगा। माई फादर डिड नॉट लाइक माई अटेंडिंग द पार्टी। ठीक है, मेरे पिता को मेरा पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं है। ठीक है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ शी विनिंग द मैच। अब विन एक वर्ब थी, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा के विनिंग लिख दिया। अब विनिंग से पहले हमें वापस से पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर विनिंग द मैच। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही डिड नॉट लाइक माई रीडिंग हिज लेटर। मी नहीं आएगा, क्या आएगा? ही डिड नॉट लाइक माई रीडिंग हिज लेटर। नेक्स्ट, डू योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू यू अटेंडिंग लेट नाइट पार्टीज। अब अटेंडिंग से पहले यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू तो नहीं आ सकता क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव होना है, तो क्या आएगा? योर आएगा। डू योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू योर अटेंडिंग लेट नाइट पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और ये है आपका असाइनमेंट। इसमें दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, और अगर आज के लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिएगा। एंड प्लीज इस लेक्चर को ढेर सारा लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे।
Signing off. Thank you for watching.